आप सभी का हमारे इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर करंट पढ़ रहे हैं और करंट के क्रम में हम लोगों का जो आधार बना हुआ है वो प्रतियोगिता दर्पण है। और प्रतियोगिता दर्पण में हम लोग जून की दर्पण, जुलाई, अगस्त और सितंबर की दर्पण को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अक्टूबर की दर्पण को पढ़ेंगे। अक्टूबर की दर्पण की देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या उसमें हमें करंट के बारे में मिल रहा है। लेकिन इसको पढ़ने का जो हमारा क्रम है वो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जो है आर्थिकी, नियुक्ति, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, खेल कूद, इन सब का क्रम में हम इसी क्रम में पढ़ते हैं, क्योंकि सुपर टेट की एग्जाम में इसी प्रकार का क्रम दिया गया है। आगे शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भाई बहुत कम शेयर हो रहा है, ठीक है, लाइक बहुत कम बढ़ रहा है, जल्दी से बढ़ जाए। वहां पर हम यूट्यूब पर आपको लाइव क्लास लेकर आएंगे, वहां पर हम भी आपके सामने रहेंगे, आप भी सामने रहेंगे, हर कोई। ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मांडवी जी, आइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पढ़ने का जो क्रम होता है, पहले हम लोग शार्ट आउट करते हैं क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम, राष्ट्रपति का संदेश, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस केवल कुछ चीजों को इसमें हमें जानना है। भाई क्या राष्ट्र के नाम, क्या संदेश जरूरी है, बस ज्यादा हमें यहाँ पर नहीं देखना है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार की नीतियों का उल्लेख, तो देखेंगे किस किस नीतियों का उल्लेख हुआ है, यहाँ पर चर्चा हम करेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। प्रधान हेतु विभिन्न जातियों को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अभी देखिए वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत के 4 और आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल। तो कौन से 4 और भूमि है, आर्द्रभूमि, वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास में यही रहेगा, ठीक है। आगे है कि AK-103 राइफल का सौदा, तो बस यही हेडिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। AK-103 क्या है, AK-103 क्या है और जो है किसके साथ इसको खरीदने का समझौता किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रहेगा, GSLV F-10 के जरिए पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS-3 का प्रक्षेपण विफल। तो हम देखेंगे क्या है EOS, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम बृहद रूप से देखेंगे, आर्द्रभूमि को बृहद रूप से देखेंगे और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को बृहद रूप से देखेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिटनेस टेस्ट पर खरे न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा। नई स्क्रैप नीति हम देखेंगे, स्क्रैप नीति क्या है भाई, और नई स्क्रैप नीति में किस चीजों को समाहित करने का प्रयास किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई, यही डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ और चीजें इसमें हम देखेंगे कि क्या और इंपॉर्टेंट है। देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के मामले में राजस्थान, तो भाई इसको आप लर्न किए रहिएगा, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री, सभी राज्यों में मोटर वाहन पंजीकरण की एक ही BS श्रृंखला का विकल्प, तो हम इसको देखेंगे क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर का इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग शुरू करते हैं अब अपने पढ़ने का क्रम। जैसा कि शुरू करते हैं, हमने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम का संदेश, राष्ट्र के नाम, राष्ट्रपति का संदेश, इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, आप राष्ट्रपति जी की फोटो देख लीजिए, ठीक, और उसके बाद इनका नाम लर्न कर लीजिए। रामनाथ कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति हैं। और इसके बाद आगे आइए देखता हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज मुझे मिला था कहीं पर, कुछ मैं इसको जब देख रहा था, ठीक, इस पेज पर कुछ नहीं है, इसके बाद अगली पेज पर चलते हैं। कहाँ गया भाई, इस पेज पर कोई चीज था, एक चीज, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। हाँ, इस जो मनाया गया वो 75 स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी,
आजादी की हमारी 75वीं वर्षगांठ थी, नोट भी कर लेंगे। 2021 में जो मनाई गई हमारी कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ थी। इसको किस रूप में मनाया गया, ये आपका पूछा जाएगा। इसको बिल्कुल अजय जी, इसको किस रूप में मनाया गया? तो आजादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न ये आएगा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को किस रूप में मनाया जा रहा है? स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को किस रूप में मनाया जा रहा है, ये आपका प्रश्न बनेगा। तो किस रूप में मनाया जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। किस रूप में मनाया जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। बस एक ही प्रश्न आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, एक ही बस इसमें से, बाकी और कुछ नहीं, मैंने पूरा देख लिया है। अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज पे हम देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार की नीतियों का उल्लेख। भाई देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। भाई ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनकी फोटो देख लीजिएगा, इनका नाम लर्न कर लीजिएगा। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें। बस एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को जानना चाहिए, 14 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस रूप में मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मतलब कि इसी दिन भारत का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, ठीक। हाँ, 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, ठीक। तो 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप नोट कर लेंगे इसको, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। बस अब आइए आप लोग ये होमवर्क दे देते हैं। इनकी कुछ नीतियां हैं, इनको आप पता करिएगा कब शुरू की गई थी, क्या है, जिनको प्रधानमंत्री जी, देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया वही सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक है स्वनिधि योजना, कौन सी है? आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसके बारे में पता करिएगा क्या है, कैसे है। दूसरा है जल जीवन मिशन। तीसरी है आरक्षण की नई व्यवस्था, अभी हम इसको देख लेंगे, आगे है ये। डीप ओशन मिशन मैंने पढ़ चुका है, हम लोगों ने डीप ओशन मिशन पढ़ चुके हैं हम लोग। होमवर्क है आप लोगों के लिए, कल चर्चा करूंगा, फिर इस पर मैं पूछूंगा भाई डीप ओशन मिशन क्या है, किसी को पता हो तो बता दो, लेकिन सही है गलत है कल चर्चा होगा इस पर। डीप ओशन मिशन के बारे में हम पहले जून या जुलाई की दर्पण में पढ़ चुके हैं। वोकल फॉर लोकल व स्वामित्व योजना आदि का उल्लेख, कुछ योजनाओं का उल्लेख इन्होंने किया था, जिसको हम लोग, आप लोग देखिएगा भाई कब हुई थी, कब इनका शुरुआत की गई थी, आप लोग चर्चा कीजिएगा, ठीक। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है जो आपके। हाँ, एक चीज और यहाँ देख लेते हैं हम, ये है किसानों के सशक्तिकरण की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में कहा छोटा किसान बने देश की शान। तो आपके यहाँ प्रश्न जो आएगा वो ये आएगा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने किस भाषण या किस संबोधन में किस जगह पर इस वक्तव्य को कहा था, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान किस वक्तव्य या किस भाषण में इसका उल्लेख किया था, या किसने किया था? ये भी छोटा किसान बने देश की शान, इस वक्तव्य का या इस वाक्य का प्रयोग किसने किया? तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री, या ऐसे ऐसे करके दे देगा। हमारे यहाँ जानते हैं भारत में क्या 80% से अधिक किसान है, क्या 80% से अधिक क्या है? किसान है। 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उनके पास, कितनी है? 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उनके पास, ठीक। तो अब इतना जान लीजिए कि 80% से अधिक हमारे यहाँ किसान है, ठीक। आइए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, बस इनके भाषण में इतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये थोड़ी सी रोचकता बढ़ाने के लिए, जिसे आप लोग जानते रहिएगा कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 8वां अवसर था, 8वीं बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या किया था? लाल किले की प्राचीर से जनता को संबोधित किया था। बस इतना जानना है, सबसे अधिक बार किसने संबोधित किया? ये गैर कांग्रेसी हैं।
सबसे अधिक बार किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। सबसे अधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने किया है। बस दो को इनको जानते रहिएगा। एक है मोदी जी के बाद किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 वर्षों के लिए किया। यहीं कहीं होगा, 6 वर्ष भी होगा। आगे है, हाँ बिल्कुल शशांक जी, अप्रूव किया गया है अभिषेक जी को। अभिषेक जी के नाम से हैं, वो जा करके जो है लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं। मैंने उनको कर दिया है। अभिषेक त्रिपाठी पूरा नाम तो नहीं लिखा गया था, सिर्फ अभिषेक नाम लिखा गया था। ठीक है, अभिषेक जी को इनरोल कर दिया गया है। उनसे आप कहिए को लाइव में आ जाए हमारी। वो जैसे टीचमेंट ऐप खोलेंगे और हमारी क्लास में जाएंगे, उनको क्लास अपने आप मिल जाएगी। हाँ, उनको कर दिया गया है। आप उनको थोड़ा सा उनका हेल्प कर देंगे तो हमारे साथ लाइव में जुड़ जाएंगे। अभिषेक त्रिपाठी जी, उनको उसी दिन करके उनके पास मैसेज कोचिंग की तरफ से टेक्निकल टीम ने मैसेज भी उनको भेज दिया है। ठीक है, आपका स्वागत वगत जो लिख करके भेजती है हमारी टीम जो लगी हुई है, जो इसके बाद काम करती है, उसने भेज दिया है, उनको मैसेज दे दिया है। ठीक है, हाँ तो उनको आप बताइएगा कि आप इनरोल हैं, आप बस केवल लाइन पर आ जाइए, आप डायरेक्ट कॉलेज क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी का दिया हुआ है 6 बार। बाकी इसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहरहाल ये भी नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, ये रोचकता का विषय होता है हमारे लिए। अगले पेज पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आ गया है अब। हाँ, ये आपको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को करने का अधिकार। आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में ओबीसी अधिकार राज्यों को भी मिला। किसको मिला? राज्य को मिला। अब तक ये क्या था? केंद्र सरकार के पास था। किसके पास था? केंद्र सरकार के पास था। ठीक है, अब किसको मिल गया है? राज्यों को भी मिल गया है। किसको मिल गया है? राज्यों को मिल गया है। अब इसमें जानना क्या है, आपका प्रश्न क्या आएगा? देखिए, दो तरह से प्रश्न बनता है जो कि हम अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, दो तरह से हमारे प्रश्न बनते हैं जिन्हें हम अक्सर क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमें ध्यान देना है कि हम गलत ना करें किसी भी रूप में। आइए देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये। और विधेयक कौन सा था? 137वां 127 संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, विधेयक अलग है, अधिनियम अलग है। दो शब्दों पर चर्चा होती है अक्सर। एक अधिनियम होता है, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे एक्ट कहते हैं। और विधेयक क्या होता है? जो प्रस्तुत किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया कर दिया जाता है। विधेयक पर क्या होता है? विधेयक पर चर्चा होती है, उसके बाद विधेयक क्या होता है? पास होता है। ठीक है, विधेयक उसके बाद पास होता है। लेकिन जब वो पास होकर के एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो उसे जब वो नियम बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम। और आपके लिए ये अधिनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब आएगा कि प्रश्न इस रूप में आएगा कि राज्यों को ओबीसी की विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में लाने का अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम मिला। हालांकि इसके पहले भी था, लेकिन इसके तहत मिला था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों को भी किस अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में लाने का दर्जा या कार्य दिया गया है। अधिनियम मतलब उन्हें अधिकार दिया गया। तो किसके तहत दिया गया? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। नोट कर लेंगे, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? प्रश्न लिखेंगे, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? तो मैंने बताया कि आप अपने साथ एक ईयरफोन जिससे मेरी वॉइस क्लियर जाए, एक नोटबुक और एक पेन, प्लीज सभी लोगों ने ले लिया है ना इन चीजों को? एक बार यस लिख के भेजो कि सबके पास है। बिल्कुल, रिंकी जी के पास, रेनू जी के पास है,
और लोग नहीं रखे हैं क्या भाई? तुरंत रख लो। प्रीति जी के पास है, बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी के पास है, बहुत अच्छा। जितने भी हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन हैं, जो हमारी क्लास को लाइव कर रहे हैं, वो तुरंत अपने पास एक ईयरफोन ले लें। ईयरफोन से आपके पास वॉइस क्लियर जाएगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी। और हमारे साथ ही नोट करते हुए चलिए। मैं इतना स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आप हमारे साथ चलिए, नोट करते हुए चलिए। लिखिए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? क्या है? विभिन्न राज्य सरकार को अधिकार मिला है। क्या मिला है? विभिन्न जातियों को ओबीसी की श्रेणी में लाने का राज्यों का अधिकार। विभिन्न जातियों को ओबीसी की श्रेणी में लाने का राज्यों का क्या है? अधिकार मिला है। राज्यों को अधिकार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम कि अब इसके आगे जो सुपर टेट के आगे जाना चाह रहे हैं, सुपर टेट के आगे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो सुपर टेट के आगे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ये 9 अगस्त को। 9 अगस्त को 9 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, और 10 अगस्त को राज्यसभा में। 11 अगस्त को क्या हुआ? ये संसद ने इसे पारित कर दिया। सॉरी, 10 अगस्त को लोकसभा में और राज्यसभा को में जो है 11 अगस्त को पारित हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दो चीजें मिला। कौन सा संशोधन विधेयक था? संशोधन विधेयक 127वां है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि आप लोग अक्सर गलती कर दोगे यहाँ पर, मैं जान रहा हूँ। हर किसी से, मुझसे भी ये गलती होती थी। और अधिनियम कौन सा है? एक्ट कौन सा है? एक्ट 105वां है। अधिनियम कौन सा है? 105वां अधिनियम है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको। इसके पहले भी ये अधिकार था राज्यों के पास। कब था? पूर्व वर्षों में केंद्र और राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र दोनों ही ओबीसी की अलग अलग सूचियां बनाते रहे थे, किंतु 2018 में हुए 102वें संविधान संशोधन, कौन सा? जल्दी में सरकार को अपना यह निर्णय बदलना पड़ा था। 2018 में केंद्र सरकार ने ये शक्ति अपने पास रख ली थी। ठीक है, रीजन तक महाराष्ट्र जो है वो मराठों को ओबीसी की श्रेणी में लाना चाह रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये अधिनियम बना दिया गया था कि सरकार, ये शक्ति केवल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, तो राज्य बना ही नहीं सकते थे। ठीक, तो संसद को ही अधिकार दिया गया था। इसी संविधान संशोधन के हवाले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र को मराठों को ओबीसी की श्रेणी में लाने से क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। हालांकि अभी भी है कि रिजर्वेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 50% हो सकता है। ठीक है, अभी भी 50% से ऊपर नहीं रहेगा। ठीक, तो ये आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट था। कुल मिला के बस आपको इतना ही जानना है। लास्ट में ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इतना पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब केंद्र सरकार ने अपने पास इस अधिकार को ले लिया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने कब अपने पास इस अधिकार को ले लिया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आपको 105वां और 127वां और जो उससे आगे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है 10 अगस्त है। क्या है भाई, अब आप लोग ध्यान करिएगा। और 11 अगस्त और 10 अगस्त और 11 अगस्त, दो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो उसकी आगे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये रहा आपका इससे संबंधित। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इस पर चर्चा पहले भी रेणु जी कर चुकी हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को यूपी टेट में भी मिलता है, सुपर टेट में भी मिलता है। आप पीसीएस का एग्जाम देने जाओगे वहां पर भी मिलता है, यूपीएसआई, पुलिस, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं आप, हर जगह से आपको यहाँ से प्रश्न मिलता है, क्योंकि बहुत ही चर्चित प्रश्न रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं ये। आइए देखता हूं। भारत के 4 आर्द्रभूमि क्षेत्र राम स्थल
स्थलों की सूची में शामिल। तो कितने? 4 स्थल। कितने स्थल? 4। कहां पर? अभी हम लोग देखेंगे 4 स्थल किसमें शामिल। हाँ 4 स्थल, 1 मिनट। हाँ 4 स्थल रामसर स्थलों की सूची में शामिल। तो अभी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और साथ ही में ये भी देखेंगे कि रामसर स्थल क्या है, और फिर ये देखेंगे कि समझौता कब हुआ था, ये समझौता लागू कब हुआ था। कई प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये समझौता हुआ कब था, ये समझौता लागू कब हुआ था, और कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से, तो ध्यान दीजिएगा यहीं से, नमी या दलदली भूमि, जहां पर नम्र भूमि होती है या दलदली, जहां पर पानी भरा रहता है। कब तक भरा रहता है? पूरे साल भर, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। इतने शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल भरा रहता है, क्या कहलाता है? वेटलैंड साइट्स, वेटलैंड क्षेत्र कहलाता है। तो वेटलैंड क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पर जल आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पूरे साल भर भरा रहता है, ऐसे क्षेत्र को क्या क्षेत्र कहते हैं? वेटलैंड क्षेत्र कहते हैं या आर्द्र भूमि कहते हैं। और अभी हाल ही में भारत की 4 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अभी हम आगे देखेंगे कि रामसर स्थल किसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत के 4 स्थलों को रामसर भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में आने की संभावना 99% है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे नोट भी करते हुए चलिएगा। पहले तो आप लोग लिख लीजिए कि आर्द्र भूमि कहते किसे है। नोट करिए, आर्द्र भूमि कहते किसे हैं, या आर्द्र भूमि क्या है। नोट करेंगे, आर्द्र भूमि क्या है, लिखिए। नमी या दलदली भूमि वाले, नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है, आर्द्र भूमि कहलाता है। नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लिए होंगे। अब कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं उनको आप लोग नोट करिएगा। पहले गुजरात लिखो, 2 गुजरात के हैं। तो गुजरात के कौन है 2, इनको नोट करिएगा आप लोग। गुजरात की 2 क्षेत्र हैं आर्द्र भूमि में, थोल झील यहां पर है, नोट करिए। गुजरात की पहली क्या है? थोल झील। और दूसरा क्या है? वाधवाना झील। क्या है? वाधवाना झील। ठीक, पहली है थोक झील और दूसरी कौन सी है? बधवाना झील। नोट करिए आप लोग। सब लोग नोट कर रहे हैं ना? हाँ नोट करिए। ठीक, हाँ। अब बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, हाँ आगे लिखिए। तथा हरियाणा, हरियाणा नोट करिए। हरियाणा की कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? हाँ, पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे अगर पूछा जाएगा भाई हरियाणा का लिखिए, हाँ हरियाणा का, तो हरियाणा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो कहां लगाएंगे टिक? यूपी में, सुल्तानपुर से है इसलिए सुल्तानपुर लगाएंगे। कहां लगाएंगे? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हरियाणा में है। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, हरियाणा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा रिंकी जी, बहुत बहुत अच्छा। रेणु जी, हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। और दूसरा कौन सा है? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य है ये, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हम आप लोग जो हमारी क्लास कर चुके होंगे इन्वायरमेंट की, उनको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में बहुत अच्छी तरह से अंतर हमने बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, थोल झील, बाधवाना झील, ठीक, ये राजस्थान में है, तो सॉरी गुजरात में है। और हरियाणा में क्या है? राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और भिंडावास वन्य जीव विहार है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे नोट कर लीजिए कि रामसर स्थलों में कुल संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। नोट कर लीजिए, रामसर में स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 46 हो गई। इसके साथ और ज्यादा होगी, 47 होगी, तो हम आगे देखेंगे, अपडेट कर लेंगे, लेकिन अभी 46 ही मान करके चलते हैं। रामसर में कुल स्थलों की संख्या कितनी हो गई?
46 हो गई। आइए देखते हैं कि रामसर है क्या, स्थल है क्या। तो पहले जान गए आर्द्रभूमि, पहले तो हमने आर्द्रभूमि देखा, अब रामसर स्थल देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है भाई कि मैं जल्दी तो नहीं बढ़ रहा हूँ, बहुत तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? कमेंट करिएगा। देख रहा हूँ आज संख्या कम होती चली जा रही है आप लोगों की, ऊबन तो नहीं हो रही है? हाँ बताना भाई। बिल्कुल प्रिया जी, नहीं नहीं। रिंकी जी, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा। हाँ कहीं कहीं जो है मैं पढ़ाते चले जा रहा हूँ, आप लोगों की समझ में ना आ रहा हो तो क्या फायदा। आप लोग बीच बीच में बता दिया करिएगा, ठीक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि रामसर स्थल क्या है। अच्छा, सीटेट का, सब सीटेट का रिजल्ट देख रहे हैं। सीटेट का रिजल्ट आ गया है, चलो अच्छी बात है। जितने लोग पास हो रहे हैं उनको हमारी अग्रिम बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। नहीं, जरूरी है, देखो भाई परीक्षा इसलिए देते हो कि आपको रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट आपकी पहली प्राथमिकता रहती है। सीटेट से आप दिल्ली का भी फॉर्म डाल सकते हैं, बहुत सारे राज्यों का फॉर्म डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कब आया रिजल्ट? अभी अभी आया रिजल्ट, अभी आया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब लोग देख लीजिए भाई। हम भी क्लास ऑफ कर दें क्या? आप लोग देख लीजिए। ना ना, चलो हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास बहुत महत्वपूर्ण चल रही है। हम पूरी क्लास बंद पढ़ाने के बाद ही बंद करेंगे। राम सर जो नहीं है वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे अपना। रामसर स्थल पृथ्वी के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, देखिए अब। अच्छा, आज वीडियो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप नेटवर्क में होंगे, अच्छी बात है। रेगुलर आपको सही मिलता रहे, हमारा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो है अच्छी चीजें मिल सके हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी ही प्रयास के बाद ये प्लेटफॉर्म से हम लाइव जोड़ रहे हैं। हाँ, हम आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी लाइव के जैसा ही आपको हम दे रहे हैं। जितना हम पहले ही मेहनत कर चुके थे, परिश्रम किए थे स्टूडेंटों के साथ, उससे ज्यादा और अच्छी लेकर के आए हैं। रिजल्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, निश्चित रूप से रिजल्ट आप। अच्छा, नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम चलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे थोड़ा सा। के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, मैंने पढ़ा चुका है बायोडायवर्सिटी क्या, फिर आऊंगा इन्वायरमेंट की क्लास लेकर के। आप बिल्कुल ना घबराएं, इन्वायरमेंट जितना भी ट्रेडिशनल है फिर आऊंगा, और बहुत अच्छी तरह से इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। जो भी स्टूडेंट मुझसे इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, और आपको हर एक चीज में स्पष्ट कराऊंगा। यूपी टेट में मैं इन्वायरमेंट ही पढ़ाता था, ठीक, तो आप सभी लोगों को उसमें अच्छा मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, तथा जिन्हें यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थित के रूप में सूचित किया गया है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। रामसर संधि, देखो इनको नोट करिएगा। रामसर संधि कब हुई थी? प्रश्न लिखेंगे, रामसर संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। कहां पर? रामसर कहां पर है? ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है। ईरान में के ईरान में कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर कहां पर? ईरान किस सागर के तट पर है? कैस्पियन सागर के तट पर है। ये चीजें भी मिल गया, जियोग्राफी में आगे स्पष्ट करूंगा कैस्पियन सागर कहां पर है। के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न संधि है। तो राम यहाँ पर ये संधि हुई थी, रामसर संधि हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी, ठीक। और लागू कब से हुई? देखिए, दो प्रश्न आपके बनते हैं। एक संधि हुई थी, दूसरी लागू हुई थी। तो दोनों आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत कर लेंगे। जब इस तरह के प्रश्न आए तो उनको बड़े ध्यान से आप देखा करिएगा कि लागू होना पूछ रहा है कि संधि का समय पूछ रहा है, कौन सा समय पूछ रहा है, ठीक। हाँ, आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो लागू संधि का लागू कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में लागू हुई थी। यहां नहीं हो पाया, यहां लिखते हैं
75 में लागू हुई थी। ठीक, 1975 में लागू हुई थी। भारत इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ये एक अलग प्रश्न बनता है। तो देखिए, भारत रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया? 1 फरवरी 1982 को किया। कब किया? 1 फरवरी 1982। मैं इस पर इतना समय इसलिए दे रहा हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। टेट, सी टेट, जो भी परीक्षा आप देने जाते हो, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो भारत इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। भारत का पहला स्थल कौन सा है जो रामसर का भाग बना, रामसर संधि में सम्मिलित किया गया? तो उड़ीसा की जिले की एक झील है, चिल्का झील है, इसको भी नोट करेंगे। रामसर स्थल में सम्मिलित की गई सम्मिलित किया गया भारत का पहला स्थल कौन है? रामसर स्थल में शामिल किया गया भारत का पहला स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक, आप सब लोग इसको पढ़ लिए होंगे, इतना ध्यान से सुन लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। भारत में रामसर स्थलों की सूची दी गई है। आप देखिए, ये जो सूची है ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये आप बताइए। इंपॉर्टेंट है कि बस यही चारों आप जान लेंगे, बस वही चारों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी स्थल हैं वो किसी न किसी रूप में आपके सामने पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं जो काफी प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे अष्टमुडी वेटलैंड का किस राज्य में है? पूछ ली जाती है, केरल राज्य में है। अब ये रामसर से जुड़ा हुआ है, वेटलैंड भी है और भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। हरि के वेटलैंड्स हरि का बांध किस राज्य में है? पंजाब में है। आप देखिए, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। वेटलैंड भी है। भीतरकनिका मैंग्रोव कहां पर है? उड़ीसा में है। तो ये अगर आपकी नजर में है, ये सारे स्थल आपकी नजर में हैं, तो किसी न किसी रूप में आपके प्रश्न के रूप में आपके सामने आएंगे। इसलिए इन पर एक मोटी मोटी नजर आप लोग रखना। हालांकि कई एंगल से पढ़ेंगे भी आप, कहीं भूगोल के रूप में पढ़ेंगे, कहीं इतिहास के रूप में पढ़ेंगे, कहीं राजनीति नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ेंगे, कहीं किसी न किसी रूप में, कहीं करंट के रूप में पढ़ेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं केवलादेव किसके लिए है, राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा पढ़ाया हूं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में है, आपकी स्क्रीन पर है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आ गया उत्तर, एलिफेंट। गलत है रिंकी जी। रेणु, प्रिया, प्रिया, रिया, सब बताओ भाई, जल्दी बताओ। कैमल, ऊंट के लिए। कैमल का हिंदी क्या होता भाई? अच्छा, केवलादेव। अब तो मुझे भी डिस्टर्ब हो गया, मैं भी भूल गया। अब चलो बाद में बताऊंगा भाई। ठीक, चर्चा करूंगा आपसे बाद में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलो कल बताना आप लोग, पक्षी के लिए है, किसके लिए है? घाना पक्षी विहार भी है। ठीक, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकटक झील देखिए, बहुत पूछा जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार है, देखिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये लिस्ट जो है आपको, देखिए सुंदरबन वेटलैंड, यहाँ पर देख रहे हैं सुंदरबन, लोनार झील, समसपुर, सूर सरोवर, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सुंदरबन देखिए कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेम्बानाड केरल में, देखिए बहुत। तो आप ये मत समझिए कि जो ये 46 स्थल दिए हुए हैं आपकी इंपॉर्टेंट नहीं, बस मुझे यही 4 देख के आगे बढ़ जाना है। 4 देख के आगे नहीं बढ़ जाना है, इसमें आपको भी और ज्यादा देखना है। ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, बहुत कुछ तैयार रहेगा। आइए आगे देखते हैं आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए रूस के साथ भारत का सौदा। बस इतना जानिए कि AK-103 क्या है, राइफल है।
जिसे किससे खरीदा गया है, रूस से खरीदा जा रहा है। किससे? रूस से। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है GSLV F10। GSLV F10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण विफल। तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो आपको यहीं पर ही मिल गया। ये जो EOS है, ये क्या है? इसको कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अर्थ नोट करेंगे, EOS क्या है नोट करेंगे। ये चूंकि आपके सामने नया आ रहा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है आपको थोड़ी समस्या हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी इसे पढ़ने की। अभी मैं इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो क्या है EOS का फुल फॉर्म क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक, आइए देखते हैं इसमें और आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा। भाई भूस्थितिक कक्षा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है? मैं सब भूल जाता हूं, आप लोग थोड़ा सा मेरा भी रिवीजन कराते हुए चलिए। देखिए, भूस्थितिक कक्षा को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, GSO में स्थापित करने का इसरो का एक प्रयास अगस्त 2021 में असफल रहा। मान लीजिए असफल रहा। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? भूस्थितिक कक्षा बताओ भाई, जल्दी बताओ। भूस्थितिक कक्षा, भूस्थितिक कक्षा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितने? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, अंतरिक्ष में होता है। हाँ, नोट कर लीजिएगा। भूस्थितिक कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, हम जब साइंस टेक पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, इसरो का एक प्रयास असफल रहा, आप जान ही रहे हो। इसके लिए इसरो के GSLV F10, भाई ये क्या है? GSLV, इसका फुल फॉर्म क्या है? GSLV का फुल फॉर्म क्या है भाई? हमको नहीं आता, आप बताएंगे। होमवर्क नोट करिए। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? मुझे लग रहा है कि जियो सेंसरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, लेकिन आप भी बताना भाई क्या होता है। जियो सेंसरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल मानस जी, आप लोग बताना भाई। मैं चूंकि मुझे याद नहीं रहता ना, अब आप लोगों की याद करने की उम्र है। ठीक, आगे चलते हैं। F10, F माने फाइनेंशियल होती है, जो फाइनेंशियल होती है उसकी उड़ान 10 माने 10वीं उड़ान थी GSLV की। GSLV की जो पहली उड़ान थी देश में क्रांति लेकर के आई थी अंतरिक्ष जगत में। चर्चा करेंगे वहां पर जब हम पहुंचेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूं मैं, तो हम उसको देखेंगे वहां पर क्या है। GSLV F10 की इस उड़ान द्वारा EOS, तो अब EOS पता है क्या है भाई? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब नहीं भूलेंगे ना, दिमाग में बैठ गया ना। को कहां पर? पहले भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा जियो, भू समकालिक। देखिए, एक भू स्थैतिक कक्षा है, दूसरी भू समकालिक कक्षा है। एक पहली क्या है? भू समकालिक। एक कक्षा है भू स्थैतिक कक्षा, जियो सेंसरी ऑर्बिट। दूसरा है भू समकालिक कक्षा है। ठीक है, तो स्थापित करने का विचार था, स्थापित करना था। और देखिए एक चीज और दिया है, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। कहां पर है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है और किस स्थान पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। नोट कर लेंगे आप सभी। एक जो ये असफल क्यों रहा? तो ये शब्द आया है क्रायोजेनिक
अपर स्टेज में तकनीकी खराबी। अच्छा ये बताइए क्रायोजेनिक इंजन का क्या मतलब है? क्रायोजेनिक का क्या मतलब है? क्रायोजेनिक जानते हैं आप लोग? हाँ, क्रायोजेनिक टेम्परेचर कितना होता है बताइए, क्रायोजेनिक टेम्परेचर कितना होता है? मुझे नहीं पता, आप लोग बताना, जो है होमवर्क है, नोट करिए। क्रायोजेनिक टेम्परेचर कितना है? आ गया एक उत्तर, नहीं पता, बिल्कुल प्रिया जी नहीं पता होगा। -273। अब केल्विन है कि सेंटीग्रेड है, आप लोग देखना। ठीक, इस पर कोई भी, जैसे द्रव, जो ये हमारी जो सैटेलाइट होते हैं, इनके जो ईंधन होते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के रूप में रहते हैं। इस टेम्परेचर पर -273 पर इन्हें जो है द्रव के रूप में रखा जाता है। उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण ये सैटेलाइट क्या हो गया? खराब हो गया। बस इतना ही लर्न करना है, ठीक है, इतना ही लर्न करना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जियो GSLV क्या है, ये सब आपके प्रश्न हैं। इसके आगे के प्रश्न जो हैं समीक्षा अधिकारी, UPSI, सुपर टेट से आगे की हैं। लेकिन GSLV क्या है, ये सुपर टेट का पेपर है। सुपर टेट पर ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं इसीलिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट हमारे सुपर टेट के हैं। ठीक, हालांकि मैं PCS UP PCS तक का करंट आप सही करके आएंगे, देखना जब कभी आप पेपर फॉर्म सब लोग डालिएगा। 2022 का वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। SDM की वैकेंसी बहुत ज्यादा है उसमें, आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा। और जो PCS की क्लास अलग से करना चाहेंगे उनको भी मैं करा दूंगा, तैयारी करा दूंगा। मैराथन क्लास लेके चलूंगा जो केवल एग्जाम बेस होगी, ठीक है। हाँ, मैराथन क्लास कराऊंगा उसमें। वाह रेणु जी, बड़ी देर बाद खोज लिया आपने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने उसी समय हिंट कर दिया था भाई, पक्षियों के लिए है केवला देव। घाना को बताया था, घाना पक्षी विहार क्यों बताया था, इसीलिए बताया था, बहुत अच्छा। अब आप में से किसी को कभी नहीं भूलेगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। मेरा दावा है कि आपको भूल जाए तो आप बताना मुझे, पूरे जीवन भर आपको याद रहेगा। उस समय में बता दिया होता तो आपको जो है उस समय अगर मैं बता दिया होता तो आपको ना याद रहता, आप भूल जाते। आपने मेहनत किया, आप इसके लिए थोड़ी देर सोचते रहे, आपके दिमाग में केवला देव चलता रहा, और तब जाकर के अब आपको लर्न हुआ है। आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक, तो आप सब लोग PCS का फॉर्म जरूर डालिएगा, प्राइमरी से अपर पे भी उठिए, ठीक है। आप लोगों का टारगेट है, अच्छी बात है, आप सबको मिल भी जाएगा। जितने भी स्टूडेंट आप इतने तन मन धन से लगे हो सबको मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर भी फार्म वार्म डालते रहिए भाई, तैयारी करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी तैयारी कराता रहूंगा आप सभी को। बस आपका काम है कि हमारे प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा जो है विस्तार देने की, क्योंकि कम से कम 40 से 50 बच्चे, 50 बच्चे तो कम से कम रहे ही ऑनलाइन जब मैं पढ़ाता रहूं। और मेरा काम नहीं, आपका काम है। अभी तो करंट की क्लास चल रही है, आगे जब देखिएगा आपकी क्लास चलेगी तब कितना अच्छा लगेगा, ट्रेडिशनल की क्लास। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, पूरा कैसे क्या है मॉड्यूल पूरा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इस पर ज्यादा चर्चा आज ज्यादा हो रहा समय। फिटनेस टेस्ट पर खरे न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा, नई स्क्रैप नीति। स्क्रैप नीति को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कबाड़ नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? कबाड़ नीति कहते हैं इसे। आइए देखते हैं क्या है कबाड़ नीति। पुराने एवं प्रदूषण उत्सर्जक मोटर वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए नई कबाड़ नीति, स्क्रैप पॉलिसी, ये देखिए लाने का उल्लेख इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री श्री सीता निर्मला रमारत। वित्त मंत्री को याद होगा, मैंने चर्चा किया था। परिवहन मंत्री भी आपको पता होंगे, नितिन गडकरी जी, इस पर भी चर्चा किया था। तो क्या है आधार, इसको आप देख लीजिए, बस केवल लाई जाएगी। स्क्रैप नीति क्या है, बस यही, स्क्रैप पॉलिसी क्या है, बस यही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि स्क्रैप पॉलिसी क्या है। तो आप बस इतना ही बताना। फिटनेस टेस्ट पर खरे न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने से संबंधित, लिख लेंगे, फिटनेस टेस्ट पर खरे न उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने से संबंधित नीति, नोट करेंगे। यहां से थोड़ा सा दिया हुआ है, इसमें दिया है, एक तो होता है 15 वर्ष के पश्चात रिन्यूअल कराना रहता है मोटर वाहनों का, और 20 वर्ष 5 वर्ष के लिए और हो जाता है।
लेकिन यदि फिर भी खरा नहीं उतरते हैं 20 वर्ष के बाद उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें फिर कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा उन्हें, ठीक है। और कबाड़ जब हो जाएंगे तो उनको लिए कुछ सुविधा दी गई है, उसी को स्क्रैप नीति में बताया जा रहा है। 2 लाइन हम देख लेंगे। स्क्रैप कराने पर प्रमाण पत्र वाहन मालिक को जारी किया जाएगा। स्क्रैप कराने पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस प्रमाण पत्र से मकान मतलब कि मालिक को क्या लाभ होगा, वाहन मालिक को, जिसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर उसे क्या होगा, 5% की छूट ऑटो कंपनियां देंगी। 1 लाख का है तो 95,000 का मिलेगा, 5% की छूट मिलेगी। तथा इसे नए वाहन के लिए पंजीकरण का शुल्क नहीं लगेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है आपका वो नहीं लगेगा भाई, अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बहुत ज्यादा लग जाता है, 40-50,000 रुपए रोड टैक्स भी, और का शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही रोड टैक्स में भी 25% की छूट, तो रोड टैक्स बहुत ज्यादा पड़ता है तो 25% की छूट। ये पीसीएस के प्रश्न है सब, इतना जो मैं अंदर तक जा रहा हूं आप लोग नोट कर लेना। ये पीसीएस यूपीएसआई इन सब चीजों में, सुपर टेट में तो बस केवल यही पूछ के खत्म कर देगा भाई स्क्रैप नीति क्या है। लेकिन स्क्रैप नीति क्या है 3 पॉइंट दे दिए जाएगा। अब की बार कहिए एक आध क्वेश्चन बना दो पीसीएस के लेवल का टेस्ट में। आपको संडे को टेस्ट होगा, आप लोग तैयार रहिएगा, वही टाइम और वही आपका दर्पण रहेगा जुलाई का, ठीक। हाँ, रोड टैक्स में छूट 15% तक रहेगी वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने, वाणिज्यिक जो कमर्शियल वाहन होते हैं। बिल्कुल रिंकी जी, बिल्कुल बना दूंगा अब की बार में, एक आध 2 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट दूंगा, तब आप लोगों को जो 20 मिनट समय देता हूँ 25 मिनट लगेगा, पढ़ने में भी समय लग जाएगा। कुछ वाहन उससे छूट में भी स्क्रैप पर नीति से कौन कौन से हैं, विद्युत चलित वाहन, हाइब्रिड वाहन, सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी, इन सबको क्या किया गया है, कबाड़ नीति से छूट दी गई है, स्क्रैप नीति से छूट दी गई है। इसके साथ साथ किसको दिया गया है, ट्रैक्टर्स को दिया गया है, ट्रेलर्स को दिया गया है, हार्वेस्टर को दिया गया है, इन सबको क्या दिया गया है, छूट दी गई है। अलग अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए फिटनेस, तो बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसका आधार दिया है, नई स्क्रैप नीति को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री श्री कचरे से कंचन, वेस्ट ऑफ वेल्थ, कचरे से कंचन अभियान की तथा सर्कुलर इकोनॉमी की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। ये लाइन आपके लिए है कि कचरे से कंचन, वेस्ट फॉर वेल्थ वाक्य का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसके लिए किया है, ये आपके लिए। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, रिन्यू, रिसाइकिल और रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित होगी। एनर्जी का मतलब इन्वायरमेंट का बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, रिन्यूज करना, रिसाइकिल करना और रिकवरी करना, ठीक। तो बस इतना ही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट था। अब आगे पेज पर बढ़ते हैं, बस 5 मिनट का और समय लेंगे आप लोगों का। जुलाई 2022 से 1 जुलाई, हाँ कब से, बस यही लाइन याद करिए आप लोग, 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन व भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लगाया गया, 1 जुलाई 2022, नोट करेंगे 1 जुलाई 2022 से, ठीक। 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कितने माइक्रोन की प्लास्टिक जो है हमको यूज में लाएगी, 120 माइक्रोन या इससे अधिक की मोटाई वाली प्लास्टिक बैग इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। कितने, 120 माइक्रोन या इससे अधिक मोटी जो है। अब प्लास्टिक कचरा क्या है, आइए देखते हैं। प्लास्टिक कचरे के संबंध में अगस्त 2021 में जारी संशोधित नियमावली में सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में उन वस्तुओं को, अब सिंगल यूज प्लास्टिक किसे कहते हैं इसको इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में इन वस्तुओं को माना गया है जिन्हें डिस्पोजल या रिसाइकिल करने के से पहले केवल एक काम के लिए एक ही बार प्रयोग में लाया जाना है। जैसे हम सब्जी लेने गए और उसमें से प्लास्टिक में भर लेके चले आए, तो एक ही बार यूज होती है, उसके बाद उस पॉलीथीन को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे सभी प्लास्टिक कचरे को 1 जुलाई 2022 से क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, पूर्ण रूप से अब यूज में नहीं लाई जाएंगी। चल रही बात दूसरी है, लेकिन नियम बना दिया गया, नियम बना दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना इसमें आपको जानना है। देश में बुजुर्गों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के मामले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व
मिजोरम, चंडीगढ़ अपनी अपनी श्रेणियों में अग्रणी। तो बस हेडिंग जान लीजिए, इससे ज्यादा आपका प्रश्न नहीं आएगा इसमें, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा इसमें, बस इतना है। समय ज्यादा हो रहा है लेकिन चलो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट है ये। देश में बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता के आकलन के लिए विशेष सूचकांक, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। तो भाई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आप नोट करेंगे, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रश्न लिखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है, कौन है, डॉक्टर विवेक देव राय। देवा है, वा नहीं है, देव राय। कौन है, देव राय है। इन्होंने बुजुर्गों का एक अनुमान लगाया है, उसके लिए एक मानदंड बनाया है। आइए देखते हैं मानदंड क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इनको आधार बनाया गया है। आइए, बुजुर्गों को कई श्रेणी में बांटा गया है। इनमें तुलना के लिए ये सूचकांक 4 अलग अलग श्रेणियों वाले राज्यों के लिए अलग अलग आंकलित किए गए हैं। इनमें बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, तो ये है बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, तो बुजुर्ग आबादी वाले राज्य। दूसरा है अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश राज्य। तो 4 हैं। बुजुर्ग आबादी वाले राज्य कौन से आएंगे, जहां पर बुजुर्गों की संख्या 50 लाख से अधिक है। तो बुजुर्गों की संख्या कितनी है, 50 लाख से अधिक है। जहां पर बुजुर्गों की संख्या 50 लाख से अधिक है वो बुजुर्ग आबादी वाले राज्य होंगे, और जहां पर 50 लाख से कम है वो अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्य होंगे। ठीक, अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी, और नॉर्थ का अलग का, पूर्वोत्तर का अलग का है, और केंद्र शासित प्रदेश का अलग है। ठीक, 2 को आप जानते रहिए। तो सबसे अधिक बुजुर्ग किस राज्य में है, राजस्थान में है। किसमें है, राजस्थान में है। और उनकी गुणवत्ता सारी चीज नंबर 1 हर चीज में देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता की श्रेणी वार रैंकिंग, तो इसमें है राजस्थान है। वहां पर बुजुर्गों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको पेंशन दी जा रही है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत सारी चीजों से देश संबंधित जो है उनको किया जा रहा है। ठीक, अपेक्षाकृत बुजुर्ग वाले आबादों की राज्य की श्रेणी में कौन है, हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ 50 लाख से कम है। ठीक, तो बस यही 2 आप यहाँ लर्न रखिएगा। इसके बाद आपका ये देखता हूं अगले पृष्ठ पर कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय आ गया। आज बहुत लंबी क्लास आप लोगों की चल गई, हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास आपकी पहले ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास